गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 एंड पार्ट 1। तो इसमें हम देखेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है कि एक सेंटर वैल्यू के बारे में बताया जाता है कि एक वो वैल्यू जिससे क्या पता चलता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का पता चलता है। तो आइए देखते हैं कि क्या लिखा है सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। सो सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू और अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो यहीं से ही पता चल रहा है कि एक जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसका मतलब क्या होता है कि सेंट्रल वैल्यू, उसका मतलब क्या होता है एक सेंट्रल वैल्यू से है उसका मतलब। और अ रिप्रेजेंटेटिव, या फिर हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है वो किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज की। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज हमें दी हुई होती है, उसकी कोई रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो होती है या फिर सेंटर वैल्यू जो होती है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी का नाम दे सकते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं एवरेज। तो व्हाट इज एवरेज? अकॉर्डिंग टू क्लार्क, कि क्लार्क के अकॉर्डिंग एन एवरेज इज अ फिगर। एक जो एवरेज है उसको हम फिगर के रूप में मान सकते हैं। एक फिगर है एवरेज, मतलब एक कोई ना कोई फैक्ट होगा, एक फिगर होगी दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप, जो कि पूरे ग्रुप को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। मतलब एक ऐसा नंबर जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उसको आप क्या कह सकते हो, उसको आप एवरेज का नाम दे सकते हो। एंड अब एवरेज हम कैसे निकालते थे, अब हमें सेंट्रल टेंडेंसी की ज़रूरत पड़ी क्यों? क्या होता है कई बार कि बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं हमें याद रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी वैल्यू जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक। एक ऐसी वैल्यू निकाली जाती है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो वैल्यू हम देख रहे हैं वो किसके आसपास है। ठीक है, जितनी भी मतलब वैल्यूज़ हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसके आसपास है। जैसे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि कोई भी लेबर, जैसे फैक्ट्री में लेबर हैं, उनकी हम देख रहे हैं कि इनकम कितनी है। अब इनकम अगर देख रहे हैं तो किसी की 30,000 है, किसी की 40,000 है, किसी की 20,000 है। तो ऐसे तो याद रखना बहुत मुश्किल होगा कि किसकी कितनी इनकम है। तो हमने क्या किया, जितने भी वर्कर हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी इनकम को ऐड कर दिया, सम टोटल कर दिया उसका, और नंबर ऑफ वर्कर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मान लिया कि सम टोटल करके जो है हमारे पास जो वैल्यू आई है, हमने डिवाइड उसको जितने भी वर्कर थे उनसे हमने डिवाइड कर दिया, तो एक हमारे पास एक वैल्यू आ गई। उस वैल्यू को कहा जाएगा एवरेज। ठीक है, तो एवरेज में मान के चलते हैं कि 30,000 आ गया, तो हम ये देखेंगे कि जो सबकी सैलरी है वो 30,000 के आसपास है। किसी की उससे थोड़ी ऊपर हो सकती है, उससे थोड़ी नीचे हो सकती है, उतनी भी हो सकती है, मतलब उसी के ही इर्द गिर्द घूमती रहेगी वो वैल्यू। ठीक है, तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। तो आप बता सकते हो कि हर एक वर्कर की लगभग जो वेजेस है, सैलरी है, वो कितनी मानी जा रही है, 30,000 मानी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फंक्शंस ऑफ एवरेजेस, कि फंक्शंस क्या है एवरेज के, कि जो भी हम एवरेज निकाल रहे हैं उसका क्या काम है, हम क्यों निकाल रहे हैं, हमें क्या बेनिफिट है। तो फर्स्ट है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो इससे हमें क्या मिलता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिलता है कि आप जिन चीज़ों को लॉन्ग में याद करने की कोशिश कर रहे थे और आपको याद हो नहीं रही थी, या आपके माइंड में वो बैठ नहीं रही थी, तो उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, छोटे रूप में आप उसको दे सकते हो। ठीक है, तो छोटे रूप में जब वो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी तो याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक आप उसको याद रख सकते हो। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो एवरेजेस हैं वो हमें क्या देते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं। सेकंड है कंपैरिजन। अब इससे आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। किन चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो, उन वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है, जो ये सेंटर वैल्यू आई है, सेंट्रल वैल्यू जो आई है उसके आसपास ही घूम रही है, तो किस में कितना डिफरेंस है। ठीक है, या फिर आप दूसरी सीरीज की जो एवरेज वैल्यू है उनसे भी आप कंपेयर कर सकते हो। आप एक लगभग में रिजल्ट निकालते हो कि एवरेज जो आया है उसका वो कितना आया है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूलेशन। तो आप एवरेज को कैसे फॉर्मुलेट करते हो, अब मान लिया कि आपने एक फॉर्मूला लगाया, ठीक है, उस फॉर्मूले के बेस पे आप उस एवरेज को निकाल रहे हो। ठीक है, तो जो फॉर्मुलेशन है उसका वो एक फॉर्मूला बेस है। एक फॉर्मुलेशन जो हो रहा है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से आपके पास वो वैल्यू आ रही है। अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला उसमें लगा हुआ है तो इसका मतलब उसमें एक्यूरेसी है, आप उसको सही मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आप उससे स्टैटिस्टिकल एनालाइज कर सकते हो कि स्टैट्स में भी ये चीज़ें काम आती हैं। जैसे मान लिया कि हमें बहुत सारा डेटा दे रखा है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनका हमें रिजल्ट दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कितना नहीं, तो हम उससे क्या करते हैं, एवरेज मार्क्स निकाल लेते हैं उसके, ताकि हमें पता रहे कि जो बंदा है, जो स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, एवरेज से हमें पता चल जाता है उनके लेवल का। तो जो एवरेज है वो क्या करता है कि किसी मान लिया किसी वैल्यू में कमी है या किसी वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो वो उसको एक सेट ऑफ कर देता है उसके साथ, वैल्यू के साथ, एवरेज के साथ। ठीक है, अब मान लिया कि किसी का जो एवरेज है वो 30 आया है या 50 आया, 50 मान के चलते हैं कि किसी का एवरेज 50 आया है। ठीक है, तो 50 आने से क्या होगा, उसमें जो 48 वाली टर्म्स हैं वो भी आएंगी और जो 52 53 वाली टर्म्स हैं वो भी इंक्लूड होंगी। ठीक है, और हो सकता है किसी का 50 ही हो। ठीक है, तो इससे क्या है, आप स्टैटिस्टिकल एनालाइज कर सकते हो, बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जिसमें आपका एवरेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वन वैल्यू फॉर ऑल। अब इसमें क्या है कि एक वैल्यू है वो सभी के लिए है, सभी के लिए मतलब वो सभी वैल्यू को, सीरीज की सभी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए कहा गया है कि जो एक वैल्यू है वो सभी के लिए है। जितनी भी वैल्यूज आपको सीरीज में दी गई थी उससे आपने एक एवरेज निकाला, और जो एवरेज वैल्यू आई है वो क्या है, एक ही वैल्यू आई है एवरेज। ठीक है, जिसको हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के और तब उसको निकाला है। जो एवरेज वैल्यू आई है वो सबको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, वो सिर्फ खुद के लिए नहीं है, वो किसी एक फैक्ट के लिए नहीं है, वो बाकी सबके लिए भी है। ठीक है, उससे मतलब बाकी सब भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज। जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो उसके लिए, एक अच्छे एवरेज निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी कही जा सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से कुछ हमने मेंशन की है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं क्या है। क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन, कि जो एवरेज है उसकी डेफिनेशन क्लियर एंड स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे बंदे के अकॉर्डिंग वो कुछ और हो, एक के अकॉर्डिंग कुछ और हो। तो जो एवरेज है वो सभी अगर निकालें तो सेम आना चाहिए। मान लिया मैं निकाल रही हूँ तो भी एवरेज 5 आ रहा है, आप निकाल रहे हो तो भी एवरेज 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूरेसी तभी मानी जाएगी जब सबके द्वारा जो निकाला गया रिजल्ट है वो सेम आता है। ठीक है, एवरेज में अगर डिफरेंस आने लगे, मान लिया आपने निकाला 5 आया, मैंने निकाला 12 आया, किसी ने निकाला 17 आया, तो आप कौन सा एवरेज लेंगे, एक्यूरेसी तो है ही नहीं। एक्यूरेसी तब मानी जाती है जब सबके द्वारा निकाला गया जो रिजल्ट है वो सेम आए। ठीक है, इसलिए हम उसको एक्यूरेट कह सकते हैं। तो इसमें भी आप एवरेज में ये देख सकते हो कि क्लियर और स्टेबिलिटी रहती है इसमें। ठीक है, और वही इसका एक रूल है कि क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि जो भी आप एवरेज निकाल रहे हो वो सारी वैल्यूज को, सीरीज में जो भी वैल्यूज दी गई हैं उन सारी वैल्यूज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि वो जो वैल्यू है वो सिर्फ एक के लिए नहीं है, एक ही वैल्यू सभी के लिए है। इसका मतलब हो गया कि वो रिप्रेजेंटेटिव नेचर का भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिंप्लिसिटी। जो एवरेज है वो सिंपल होना चाहिए आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और मेथड से निकाल रहे हो, वो मेथड इतना टिपिकल आपने बना दिया है। तो एक सिंपल सा मेथड आपको बताया गया है कि जितनी भी वैल्यूज दे रखे हैं उनका सम टोटल कीजिए और नंबर ऑफ वैल्यूज से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एवरेज आ जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्टेनिटी। एक निश्चित वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आप उसको निकाले, तो जो भी बंदा निकाले, अलग अलग पर्सन अगर उसको निकाल रहे हैं तो भी जो एवरेज है उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, उसमें रिलायबिलिटी बनी रहनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर का मतलब है कि वो एक नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। जो आप एवरेज निकालते हो वो किसी परसेंटेज या रेशो की फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, जो आप एवरेज निकालोगे वो एक नंबर की फॉर्म में होगा। जैसे आप निकाल सकते हो 50, 70, 30, 20, 5, 7, इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो एवरेज में आ सकते हैं, लेकिन 70% कहें, 3:1 कहें, तो इस तरीके के नंबर्स एवरेज में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि एक एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए, एक रिलेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। रिलेटिव का मतलब है जब हम किसी नंबर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, परसेंटेज या फिर रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव मेजर कहा जाता है। लेकिन हमें रिलेटिव नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए, जो कि एक्चुअल उसका नंबर है वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीस्ट इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द सैंपल। अब मान के चलते हैं उस एवरेज में से या फिर उस सीरीज में से सैंपल लिया जाए,
ठीक है, और सैंपल लेके चेक किया जाए तो अगर हम 2 सैंपल ले रहे हैं तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान के चलते हैं कि सैंपल्स में डिफरेंस आ सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत, इतना माइनर सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं कि एक की वैल्यू तो आपकी 5 आ रही है और एक की 50 आ रही है, इतना नहीं हो सकता। तो लीस्ट इफेक्ट मतलब कम से कम इफेक्ट होना चाहिए ऑफ अ चेंज, किस चीज़ के चेंज का, किसी भी सैंपल के, कोई भी आप सैंपल ले रहे हो उसके चेंज का। नेक्स्ट है आपका एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। तो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के द्वारा होना चाहिए इसका, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी मन बनाया और उसको एवरेज सेलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आपको दिया हुआ है समीशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज निकाल सकते हो। समीशन ऑफ एक्स का मतलब है जितनी भी एक्स टर्म्स दी हुई है आपको उनका समीशन करना है। ठीक है, टोटल करना है, और डिवाइडेड बाय एन का मतलब है कि आपको नंबर ऑफ आइटम से उसको डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। तो गाइज ये जो असेंशियल्स हैं, एक गुड एवरेज मतलब हम किसी भी स्टैटिस्टिकल डेटा को रिलायबल तभी कह सकते हैं, एक्यूरेट तभी कह सकते हैं जब उसका हर एक मेजर क्या होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक है, हर एक मेजर को आप अच्छे तरीके से जांचें, ठीक है, ताकि वो जो उसके असेंशियल्स हैं उनको पूरा करें। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। तो जो स्टैटिस्टिकल एवरेजेस हम इतनी देर से पढ़े जा रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ टाइप्स होंगे कि कितने तरीके के होते हैं, एक ही तरीके का थोड़ी ना होता है। तो देखते हैं कि एवरेजेस कितने तरीके के होते हैं। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 2 तरीके के होते हैं, जो एवरेजेस है वो 2 तरीके के होते हैं। तो पहला कौन सा है, मैथमेटिकल एवरेजेस, जो कि किसी फॉर्मूला से रिलेट करके होता है, और एक होता है पोजिशनल एवरेज, जो अपनी एक पोजिशन रखते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल एवरेजेस के फर्दर पार्ट हो जाते हैं, जो कि क्या क्या कहते हैं कि इसके भी पार्ट है अर्थमेटिक मीन। इसमें जो मैथमेटिकल एवरेजेस है उसमें हम क्या क्या निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं, और हार्मोनिक मीन निकालते हैं। और जो पोजिशनल एवरेज है उसमें हम निकालते हैं मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड। तो इसमें गाइस हम देखेंगे सिर्फ जो आपके सिलेबस में है वो है आपका अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। एक बार और बता देती हूँ कि एवरेज के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, 2 टाइप्स ऑफ एवरेजेस कौन कौन से हैं, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेजेस तीन चीज़ें हम निकालते हैं, 3 तरीके के होते हैं इसमें, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, और पोजिशनल एवरेज में हम क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, पार्टीशन वैल्यू निकालते हैं एंड मोड निकालते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद हम आते हैं अर्थमेटिक मीन कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अब इसमें मैथमेटिकल एवरेजेस में हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक मीन कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन और मीन इज द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ अ सीरीज एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसमें कहा गया है कि अर्थमेटिक मीन जो है उसका मतलब यही है कि जितने भी आपके पास नंबर हैं, जितने भी आपके पास आइटम्स हैं, उनको सबको टोटल करें। ठीक है, उनका जोड़ निकालें और फिर डिवाइड कर दें नंबर ऑफ आइटम से। जैसा कि इसमें नीचे फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपको, मीन इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स, की टोटल वैल्यू जो है आइटम्स की वो, और नीचे आएगा आपका नंबर ऑफ आइटम्स। अब आगे आते हैं गाइस टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन पे कि जो हम अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं वो भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब सिंपल में क्या होता है, इन इट ऑल आइटम्स ऑफ अ सीरीज आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, कि जितने भी सीरीज में आइटम्स होते हैं उन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, लेकिन वेटेड जो होता है उसमें क्या होता है, इन इट डिफरेंट आइटम ऑफ अ सीरीज आर अकॉर्डेड डिफरेंट वेट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस के रिलेट में अगर हम देखें तो अलग अलग सबको क्या दिया जाता है, वेट दिया जाता है। जो ज़्यादा मतलब उसको पहले वेट किया जाता है, वेट दिया जाता है जो ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेटेड, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है वो हो गया आपका सिंपल। फिर हम देखते हैं कि ये जो अर्थमेटिक मीन है इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे और कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। तो आइए देखते हैं मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी चीज़ के भी मेरिट्स देख रहे हैं तो आप उस चीज़ के बारे में ये देखिए कि उस चीज़ से अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं, वो ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, वो ही बेस्ट है
इसलिए आपको पता चल जाएगा कि उसके मेरिट्स क्या हैं। अगर आप डीमेरिट्स देख रहे हैं तो आप देखिए कि वही सबसे वर्स्ट है, सबसे बेकार वही है, तो आपको उसके डीमेरिट्स माइंड में आते चले जाएंगे। आपको अगर एक कंसेप्ट क्लियर है, उसका मीनिंग क्लियर है, फीचर्स क्लियर है, तो आप आगे के पॉइंट्स अपने आप क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आइए देखते हैं मेरिट क्या है। सबसे पहला जो मेरिट है इसमें है सिंप्लिसिटी। अब सिंप्लिसिटी में क्या होता है कि एक सिंपल वे में बताया गया है कि जो अर्थमेटिक मीन है हम उसको कैलकुलेट जो कर रहे हैं वो एक सिंपल तरीके से है। ठीक है, हमें उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा तरीका है। ठीक है, सिंप्लिसिटी है उसमें। नेक्स्ट है सर्टेनिटी, कि जो वैल्यू आ रही है वो आपकी अलग अलग नहीं आएगी, वो एक निश्चित है, चाहे कोई भी बंदा निकाले या किसी भी मेथड से आप अर्थमेटिक मीन निकालो, तो जो वैल्यू है वो आपकी सेम आएगी। थर्ड है आपका बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी आइटम को छोड़ दिया जाता है, सारे आइटम्स को कंसीडर किया जाता है, तो ये सभी आइटम पे बेस्ड है, कोई भी आइटम जो है वो छोड़ा नहीं जाता, किसी भी आइटम के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता। नेक्स्ट है आपका एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। तो इसका एल्जेब्रिक या मैथमेटिकल जो ट्रीटमेंट है वो भी आपने देख लिया है कि कैसे आप सम टोटल करते हो और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हो। तो जो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होता है उससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमारी जो रिलायबिलिटी है डेटा की वो बढ़ जाती है। ठीक है, हमारा जो डेटा है उस पर विश्वास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो हमने किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकाला है, वो हमने अपनी अजम्पशन से नहीं निकाला। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि आप उसको किसी भी तरीके से निकालो वो स्टेबल ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज आने की गुंजाइश नहीं रहती है। नेक्स्ट है आपका बेसिस ऑफ कंपैरिजन, की कई बार हम कंपैरिजन करते हैं तो उसका जो बेस होता है वो एवरेज होता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन होता है, तो अर्थमेटिक मीन के बेसिस पे आप क्या करते हो, किसी भी डेटा से कंपेयर कर सकते हो। कई बार सीरीज दी होती है तो सीरीज में तो हमें नहीं पता चलता कि कौन सी सीरीज बेस्ट है, तो उसमें हम क्या निकालते हैं, एक अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। जब अर्थमेटिक मीन निकल जाता है दोनों सीरीज का, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी टेस्ट। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि एक्यूरेसी मतलब कौन सा डेटा कितना एक्यूरेट है, हम एवरेज से पता लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सेंट्रल वैल्यू आ जाती है, मतलब एक अर्थमेटिक मीन आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि अगर इससे ज़्यादा नीचे वाली वैल्यू है तो उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो एक हमें एक सेंट्रल वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, हम अपने डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक्यूरेसी टेस्ट में भी काम आता है। ठीक है, तो गाइज इसमें हमने पढ़ लिया है, मेरिट्स इसकी पढ़ ली है। ठीक है, तो हमें पता है इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। हर किसी फॉर्मूले में जो है क्या हो रहा है कि अर्थमेटिक मीन का यूज़ होता चला जा रहा है। ठीक है, जो स्टैट्स है वो किसके बेस पे है, वो अर्थमेटिक मीन के बेस पे ही मान सकते हैं हम। ठीक है, तो जो मेन आधार है स्टैट्स का वो अर्थमेटिक मीन ही है। अब देखते हैं कि इसके डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो फर्स्ट ही है आपका इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू देखें कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 5 बंदे हैं। ठीक है, उनकी पॉकेट मनी जो है वो किस तरीके से है, हमने 5 बंदे लिए, ABCDE 5 हो गए। ठीक है, जो ए की पॉकेट मनी है वो 2000 रुपये है, लेकिन जो बाकी 4 बच गए उनकी जो पॉकेट मनी है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब पाँचों को टोटल कीजिए, 2000 उसके और 100 उन चारों के, कितने हो गए, मतलब 2100 मान के चल सकते हो आप। पहले वाले के 2100 ले लो। ठीक है, तो अगर आप 2100 लेते हो पहले वाले के और बाकी 4 के कितने लेते हो, 100 लेते हो। ठीक है, तो आपके पास कितने हो गए, 2500 हो गए। और टोटल कितने हैं वो लोग, 5 है, तो 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अब 2500 बटे में 5, 2500 डिवाइडेड बाय 5 जो है वो कितना आ गया आपका, कैंसिल आउट हो गए, 500 आ गया। ठीक है, तो जो 500 आया है आपका, तो वो आपकी एवरेज वैल्यू आ गई है। अब क्या आप देखिए जो सीरीज की वैल्यू थी क्या इसके इर्द गिर्द घूम रही है, 500 और 100 में कितना डिफरेंस है, 500 और 2100 में कितना डिफरेंस है, एक भी वैल्यू इसके आसपास नहीं आ रही है। तो एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कि कई बार जो वैल्यूज हो जाती है वो बहुत ही कम हो जाती है या बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, उनका इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो एवरेज हैं वो सही नहीं निकल पाते। तो सही तो क्या मतलब जो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकाल रहे हैं वही आएगा, लेकिन रिलायबल हम नहीं कह सकते, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपका मीन वैल्यू मे नॉट फिगर
इन द सीरीज एट ऑल। जो मीन वैल्यू है उसमें क्या है कि जो फिगर आ रही है, मतलब एक नंबर जो आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सीरीज में हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, मेनली तो क्या होता है कि जो एवरेज हम निकालते हैं, मीन वैल्यू जो निकालते हैं, वो सीरीज का ही कोई नंबर आ जाता है। जो हम सीरीज ले रखी थी हमने, उसी का ही कोई नंबर आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सीरीज में से वो फिगर आती ही नहीं है। जो फिगर हमारी एवरेज में निकल के आई है, हम देखते हैं तो सीरीज में वो फिगर है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है लाफेबल कंक्लूजन्स। कई बार जो निष्कर्ष निकलते हैं, कंक्लूजन निकलते हैं, वो हंसी के पात्र हो जाते हैं। कैसे कि अब मानकर चलते हैं कि 11th क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 12th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 51 स्टूडेंट्स हैं। अब इनका एवरेज निकालना है, तो 50 + 51 कितने हो गए, 101 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 क्लासों में है ना, तो डिवाइडेड बाय 2, तो कितने हो गए, इज इक्वल टू 101/2 इक्वल्स टू कितने आ गए आपके पास, 50.5। अब हम कहें कि 50.5 बच्चे हैं एवरेज, 50.5 स्टूडेंट्स। अब 50 तो समझ आता है, क्या आधा स्टूडेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये मतलब लाफेबल कंक्लूजन भी कई बार दे देता है। मतलब इसके रिजल्ट जो है कई बार ऐसे आ जाते हैं कि वो उनको देख के ही हंसी आने लगती है कि ऐसे भी कोई रिजल्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनसुटेबिलिटी। तो कई जगह पे ये अनसुटेबल रहता है कि हम एवरेज से काम नहीं चला सकते, मतलब हम एवरेज के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। नेक्स्ट है आपका मिसलीडिंग कंक्लूजन्स। कई बार क्या होता है कि जो कंक्लूजन होते हैं वो मिसलीड कर जाते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे निष्कर्ष दे जाते हैं जो सही नहीं होते हैं, और उनके बेसिस पर क्या होता है, हम मान लिया सीरीज में कोई चेंज कर दे, उससे जो डेटा है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। या फिर क्या होता है कि कई बार ऐसे कंक्लूजन आ जाते हैं, मिसलीड करने लगते हैं, कि जिनके बेसिस पे लिया गया डिसीजन भी क्या करता है, आगे चलकर नुकसान देता है। तो इसलिए जो डेटा है वो कई बार मिसलीड करने की वजह से उनके जो कंक्लूजन्स हैं, उनके जो एवरेज के बेसिस पे जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो भी हमारे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, नुकसान देने लगते हैं हमें आगे डिसीजन मेकिंग में। सो गाइज, आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो प्लीज़ बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू गाइज़।